जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज चौथे दिन भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी रही। पीर पंजाल के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना के पैरा कमांडो समेत हजारों जवान लगे रहे, जबकि कोकेरनाग के गोडोल के घने जंगलों में ड्रोन के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी रही। ड्रोन सर्विलांस में जहां भी आतंकियों के छिपे होने की संभावना है, वहां मोर्टार दागे जा रहे हैं। तो सामने वही पहाड़ी आप देख रहे हैं गडोल जंगल की, जहां पर जो प्राकृतिक रूप से छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है, उनमें मिलिटेंट छुपे हुए हैं और पहाड़ों पर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। पहाड़ी की तलहटी से लगातार सुरक्षा बल आतंकियों के संभावित ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। कई यूबीजीएल, रॉकेट लॉन्चर और आईईडी लगाकर आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने ध्वस्त किए गए। आज भी रॉकेट लॉन्चर्स, यूबीजीएल्स, ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया। जो हेक्साकॉप्टर है या क्वाडकॉप्टर है, वो टारगेट सेट करता है और उसके बाद जो है उस इलाके में निशाना बनाया जाता है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के करीब 4 ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके अलावा करीब 6 प्राकृतिक गुफाएं भी नष्ट की गई हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के गोडोल में पहाड़ों पर छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी दौरान ड्रोन कैमरे में एक आतंकवादी भागता हुआ नजर आया। कोकेरनाग के गोडोल में सेना की कार्रवाई से पस्त आतंकी अब अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ड्रोन फुटेज में एक मिलिटेंट की मूवमेंट भी इन्होंने कैप्चर की थी और आज सुबह से ही उसको निशाना बनाया गया। पीर पंजाल के जंगलों में छिपे आतंकियों की संख्या 2-3 से ज्यादा होने की संभावना है। इनमें लश्कर का कमांडर उजैर खान भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को इलाके के बारे में पूरी जानकारी है, जिसका फायदा आतंकियों को हो रहा है। एक तरफ पीर पंजाल की पहाड़ी सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, तो दूसरी तरफ अनंतनाग के कोकेरनाग में हुई बारिश से भी सुरक्षा बलों को परेशानी हुई। हालांकि बारिश के बीच भी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाले रखा और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने और कार्रवाई के बारे में जानकारी लेने मौके पर आज नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। उन्हें ग्राउंड ऑफिसर्स ने यहाँ पर ब्रीफ किया कि कैसे ऑपरेशन किया जा रहा है और किस तरह से नवीनतम उपकरण और जो मॉडर्न गैजेटरी है उसका इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गोडोल में 1 घंटे से ज्यादा का समय बिताया। पीर पंजाल रेंज से सटे इलाके में आतंकियों ने पिछले 6 महीनों में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। इसी साल अप्रैल में पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। मई में राजौरी में मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए थे। अगस्त में कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद हो गए, जबकि अभी अनंतनाग में सेना के 2 अधिकारी और 1 जवान शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अधिकारी भी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल रेंज आतंकियों का नया ठिकाना बनता जा रहा है। एलओसी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित 225 किलोमीटर का क्षेत्र पीर पंजाल घाटी के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही घाटी के अनंतनाग, राजौरी और पुंछ जिले भी पीर पंजाल रेंज में आते हैं, जहां आतंकी सक्रिय रहते हैं। पिछले 6 महीनों में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है और उन्होंने पीर पंजाल रेंज में अपना ठिकाना बनाया है। और ये पीर पंजाल रेंज पिछले कई महीनों से मिलिटेंट्स के लिए एक हेवन का काम कर रहा है। जंगलों के बीच आतंकी छिपने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा बल उन्हें खोज ना पाएं। जिस तरह से वो माउंटेन एरियाज में अब अपनी जो गुफाएं बना रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनी हुई है, उनका इस्तेमाल हाइड आउट के जरिए कर रहे हैं। और ऐसे ही गुफाओं में छिपकर आतंकी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे हमलों में अब तक सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जितने भी हमले उन्होंने सुरक्षा बलों पे किए हैं, उनमें सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। माना जाता है कि पीर पंजाल रेंज में पहाड़ों की बनावट अफगानिस्तान के पहाड़ों की तरह है। ये आतंकियों के छिपने की पसंदीदा जगह है। इसके अलावा पीर पंजाल के जंगलों का इलाका आपस में जुड़ता है, जिससे आतंकी आराम से एक जगह वारदात को अंजाम देकर दूसरी जगह जाकर छिप जाते हैं।
और यही वजह है कि पीर पंजाल के जंगलों में छिपे आतंकियों का खात्मा करना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता। जैसे ही इन जंगलों में सुरक्षा बल जो है उनकी तलाश में जाते हैं और फिर उन पर हमला किया जाता है। पिछले 6 महीनों में इन्हीं पहाड़ियों में छिपे आतंकियों ने सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। कई हमले जो है अंजाम दिए गए हैं, पुंछ में, रजौरी में, मुगल रोड में। इसके अलावा आतंकियों ने शमसवारी के जंगलों को भी अपना ठिकाना बना रखा है। जो शमशावारी रेंज है वहां पर भी मिलिटेंट्स की उपस्थिति है, ऐसा सुरक्षा बलों का मानना है। पीर पंजाल में 13,000 फीट ऊंचे पहाड़ हैं, तो इस इलाके में खूब बारिश और बर्फबारी भी होती है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए पीर पंजाल के जंगलों में निपटना बड़ी चुनौती बनी रहती है। दक्षिणी कश्मीर में पीर पंजाल रेंज और उत्तरी कश्मीर में शमशवारी में आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। हम आपको बताते हैं कि इन रेंज के तहत कश्मीर के कौन कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले बात दक्षिणी कश्मीर की, जहां पीर पंजाल रेंज आता है। पीर पंजाल रेंज में पुंछ, राजौरी, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जिले आते हैं, जबकि उत्तरी कश्मीर के शमशवारी रेंज में कुपवाड़ा, हिंदवाड़ा, बांदीपुरा जैसे जिले आते हैं। केंद्र सरकार कल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेगी। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ का फंड जारी किया है। 3 लाख से ज्यादा कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पहले उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हवन पूजन किया और पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी। हैदराबाद में आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के मधुबनी पहुंचे और झंझारपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने INDIA गठबंधन पर हमला बोलते हुए उसे सनातन के खिलाफ बताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आज आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी सेक्टर में 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें मार गिराया गया। इससे पहले सुबह सुबह उरी के हथलंगा इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मूवमेंट का पता चला था, जिसके बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। जवाबी कार्रवाई की गई और कई घंटों तक वहां एक्सचेंज ऑफ फायर चला। हालांकि जब सुरक्षा बल तीसरे आतंकी का शव कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। तीसरी बॉडी को रिट्रीव करने में बाधा डाली जा रही है। उससे ये लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान रेगुलर आर्मी का भी सपोर्ट कहीं न कहीं जो है मिलिटेंट्स को मिल रहा है। ये वही इलाका है जहां दिसंबर 2022 में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने की साजिश रच रहा है और इसके लिए सीमा पार से घाटी में आतंकियों की घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसका खुलासा भारतीय सेना ने किया है। सेना के मुताबिक बारामूला में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। पाकिस्तान कश्मीर में कोई बड़ा धमाका कराने की साजिश रच रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना। बारामूला में जब सेना घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने में जुटी थी, तो पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट से भारतीय सेना पर फायरिंग की गई। कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय सेना के ड्रोन और क्वाडकॉप्टर पर भी फायरिंग की गई। बारामूला में सेना का ऑपरेशन 8 घंटे तक चला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय जवानों की शहादत पर शुरू हुआ राजनीतिक संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दलों के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने जवानों की शहादत को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन न लेने का आरोप लगाया। ये जम्मू राजौरी में ये असल एपिसेंटर बना हुआ है टेररिज्म का, और ये सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। और फिर उसके बाद ये टेररिस्ट हमारे सिपाहियों को, ऑफिसर्स को, कर्नल को, मेजर को मारे हैं। मैं इसका कंडेम करता हूँ, वीडियो बनाते हैं, देखो हमने ऐसा किया। तो वो आप क्या कर रहे हैं? ये सरकार की सरासर नाकामी है। यही नहीं, ओवैसी ने सरकार को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर भी घेरा। क्रिकेट मैच हम क्यों खेलेंगे पाकिस्तान से भाई? हमारा एक कर्नल मर गया, एक मेजर मर गया,
और एक डीएसपी मर गया श्रीनगर का। आप अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये पूछती नहीं थी बीजेपी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि आतंकी घटनाओं पर पीएम मोदी ने संज्ञान नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के द्वारका में बने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 11,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। पीएम मोदी इसके अलावा दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट की मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एक देश एक चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी में राष्ट्रपति कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद समेत 7 सदस्य शामिल हैं। ये कमेटी पार्टियों, नेताओं और लोगों की राय लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। दिल्ली सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस में अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की छूट को बरकरार रखा है। गहलोत के वकील की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अगली सुनवाई में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के वकील अपना पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट का यूपी के मोस्ट वांटेड हाजी इकबाल कुरैशी के साथ कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि अल जौहर ट्रस्ट ने हाजी इकबाल कुरैशी की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को करीब 7.5 करोड़ रुपए दिए थे। आईटी विभाग को अल जौहर ट्रस्ट में विदेशी फंडिंग का भी शक है। गुजरात के खेड़ा जिले से भी हरियाणा के नूह हिंसा जैसा मामला सामने आया। शुक्रवार को खेड़ा के ठासरा इलाके में शिव मंदिर से निकली शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। दंगाइयों ने शिव भक्तों को टारगेट करते हुए मदरसे से जमकर पत्थर बरसाए, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। और वहां से जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली थी। शिव बारात जैसे ही खेड़ा के ठासरा इलाके में पहुंची, वहां बने एक मदरसे से पत्थर बरसने लगे। मदरसे की छत पर मौजूद उपद्रवियों ने शिव बारात पर ताबड़तोड़ पत्थर चलाए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब तक शिव भक्त कुछ समझ पाते, पूरे का पूरा इलाका ईंट और पत्थरों से भर गया और मदरसे से हुए अचानक इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि जैसे ही शोभा यात्रा मदरसे के सामने पहुंची, पहले से तैयार बैठे दंगाइयों ने शिव भक्तों को घेर कर पत्थरों की बारिश कर दी। अचानक हुए इस हमले में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और पत्थरबाजी के बाद शिव बारात में भगदड़ मच गई। पत्थरबाजी के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें ठाठरा के लाल बत्ती इलाके में पत्थर ही पत्थर नजर आए। पूरी की पूरी सड़कें ईंट और पत्थरों से भरी पड़ी थीं। ये जो ठासरा का 3 बत्ती इलाका है, यहाँ पे जो कल 2 गुटों के पथराव के बीच पथराव हुआ था, उसमें कई आप देख रहे हैं कि जो पत्थर है वो पड़े हुए हैं रास्तों पर। हमले के बाद सड़कों पर सैकड़ों जूते और चप्पल पड़े दिखाई दिए, जिन्हें शिव भक्त अपनी जान बचाने के लिए छोड़कर भाग गए थे। वहीं पास में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हालत में मिली। बताया गया कि दंगाइयों ने इन गाड़ियों पर पहले पत्थरबाजी की और फिर आगजनी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते दंगाई इन गाड़ियों को नफरत की आग में नहीं झोंक पाए। और दंगाई गुजरात को दंगे की आग में झोंक पाते उससे पहले ही पुलिस ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने न सिर्फ दंगाइयों को कंट्रोल किया, बल्कि दंगाइयों की दंगे वाली साजिश को भी नाकाम कर दिया। और पुलिस ने उस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, जहां से शिव बारात पर पत्थर बरसाए गए थे। पुलिस ने सबसे पहले शिव भक्तों को वहां से निकाला और फिर दंगाइयों की धरपकड़ तेज कर दी। पुलिस ने मदरसे से पत्थर मारने वाले दंगाइयों की पहचान की और फिर 11 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, उनके नाम मोहम्मद अबरार, रियाजुद्दीन सैयद, अकलेत अली, आदिल सैयद, मोहम्मद अमीन और मंसूर अली बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गुजरात को हिंसा की आग में झोंकने के आरोप में 3 FIR भी दर्ज की हैं, जिसमें तमाम उन लोगों के नाम शामिल हैं जो पत्थरबाजी करने में शामिल थे। मदरसे से पत्थरबाजी की यह घटना सामने आने के बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो नूह के बाद अब गुजरात को दंगे की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। लखनऊ के आलमबाग में रेलवे कॉलोनी में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसा सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ और उस समय घर के अंदर मौजूद सभी लोग सो रहे थे। इसी दौरान मकान की छत का पूरा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से पति पत्नी और 3 बच्चों समेत परिवार के सभी 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के शिकार हुए 40 साल के सतीश चंद्र की मां राम दुलारी रेलवे में कर्मचारी थी, जिनकी कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी और सतीश चंद्र को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिलने वाली थी।
लेकिन इससे पहले ही हादसे में उनकी मौत हो गई। सतीश के अलावा उनकी 35 साल की पत्नी सलोनी देवी, 13 साल का बेटा हर्षित, 10 साल की बेटी हर्षिता और 5 साल के बेटे अंश की भी मौत हो गई। हादसे की सूचना पड़ोसियों के जरिए पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। इसके बाद सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की जानकारी दी। अचानक हुए इस हादसे से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि इस रेलवे कॉलोनी में मौजूद दूसरे मकानों की हालत भी ठीक वैसे ही जर्जर है। वहीं हादसे में मारे गए लोगों के परिवार में मातम पसर गया, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मातम में डूबे रिश्तेदारों को यकीन नहीं हुआ कि अचानक पूरे परिवार की हादसे में मौत हो गई। दर्द है उनका, हम तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन अपने कैमरों के जरिए ये लापरवाही की तस्वीरें जरूर दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से आज एक गरीब परिवार की जान चली गई। वहीं जिस मकान की छत गिरी, वहां लाइन से ठीक वैसे ही कई मकान बने हैं जो कभी भी हादसे के शिकार हो सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि इतने जर्जर मकानों में अगर रेलवे के कर्मचारियों को रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको मौत के मुंह में ढकेलने का काम यहाँ पे जरूर किया जा रहा है। हादसे के बाद रेलवे के उन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन पर इस कॉलोनी के रखरखाव की जिम्मेदारी थी। अगर आप भी अपने कार की चाबी, मोबाइल या पर्स वगैरह कहीं रखकर अक्सर भूल जाते हैं, तो इस बारे में घबराने की कोई बात नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भूलने की प्रक्रिया को दिमाग की बीमारी या याददाश्त का कमजोर होना मानकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार तो लोग भूलने की इस आदत को डिमेंशिया जैसी बीमारी समझकर उसका इलाज तक करवाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर रोनाल्ड डेविस की रिसर्च के आधार पर रिपोर्ट छापी है, जिसमें छोटी मोटी चीजों को भूलने को दिमाग की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों को कहीं रखना और थोड़ी देर में यह भूल जाना कि उसे कहां रखा है इंसान के स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों से मिलने के बाद अक्सर उनका नाम भूल जाना भी चिंता की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों का नाम या चीजें कहां रखी हैं, ये सारी बातें दिमाग में ही रहती हैं, लेकिन कई बार उन्हें सतह पर आने में थोड़ा वक्त लगता है। हालांकि एक्सपर्ट्स की यह भी सलाह है कि लोगों को अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए एक्सपर्ट्स भरपूर नींद, हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और तनाव से बचने की सलाह देते हैं। हैदराबाद में आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा भी गाया गया। तिरंगा फहराने के दौरान खड़गे के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक संदेश भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नई कार्यसमिति तेलंगाना और देश के सभी लोगों के लिए सम्मान के साथ विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राष्ट्रीय अखंडता और विविधता में एकता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के साथ INDIA अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर भी आंतरिक चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक प्रस्ताव भी पारित करेगी, जिस पर पहले दिन चर्चा चल रही है। बैठक के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जानकारी दी कि यह प्रस्ताव 3 हिस्सों में आएगा। The resolution has several paragraphs. Broadly, they will fall under the political situation, the economic crisis that we face, and the internal and external security threats. दरअसल तेलंगाना में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कल कांग्रेस राजीव गांधी प्रांगण में विजय रैली करेगी और तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों का ऐलान करेगी। हालांकि तेलंगाना की BRS सरकार में सहयोगी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि कांग्रेस की गारंटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक गवर्नेंस तो है, यहाँ पर अच्छा खासा काम हो रहा है। तो हमको उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम मजलिस के कैंडिडेट्स को MLA भी बनाएगी और दोबारा के चंद्रशेखर राव को यहाँ पर उनको खिदमत करने के लिए उनको वजीर आला या मुख्यमंत्री बनाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, जो BRS पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, पवन बंसल जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और अनेक नेताओं को बुला के ईडी ने 1.5 ईयर पहले क्वेश्चन किया था। वो कार्रवाई क्यों रुक गई? क्या अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? इस बीच CWC की बैठक के दौरान हैदराबाद में पोस्टर वॉर भी देखने को मिली। एक तरफ मुख्यमंत्री KCR के खिलाफ पोस्टर लगे दिखाई दिए, जिसमें लिखा था बुक माई CM, डील्स अवेलेबल 30% कमीशन।
वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर CWC को करप्ट वर्किंग कमेटी बताते हुए भी पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में भ्रष्टाचारियों से सावधान रहने की भी सलाह दी गई थी। दुनिया भर के टॉप नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता के रूप में उभरकर सामने आए और उन्हें भारत की 76% जनता ने पसंद किया, जबकि 18% लोगों ने उन्हें नकारा है। जबकि दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट का नाम है, जिन्हें सर्वे के दौरान 64% लोगों ने पसंद किया तो 26% ने नकार दिया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मेक्सिको के प्रधानमंत्री आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं, जिन्हें मेक्सिको की 61% जनता ने पसंद किया और 35% ने ठुकरा दिया। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक टॉप 5 में भी नहीं है। बताया गया कि यह अप्रूवल रेटिंग्स 6 से 12 सितंबर के बीच जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई, जिसमें ऐसे वयस्क लोगों की राय ली गई है जो औसतन हफ्ते के 7 दिन यात्रा करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स उफनाई नदी में डूबता दिखाई दिया। युवक नदी के तेज बहाव में काफी दूर तक बहता चला गया, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। और जो वीडियो सामने आया उसमें यह शख्स खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। युवक नदी से बाहर आने के लिए हाथ पांव मारता रहा, लेकिन वो तेज लहरों से बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि उफनाई नदी उसे अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। इस दौरान जो लोग वीडियो बना रहे थे वो इस मंजर को देखकर सहम गए, क्योंकि युवक तैरना जानता था, इसलिए काफी देर की मशक्कत के बाद वो नदी से बाहर आ गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि युवक जानबूझकर नदी में कूदा था और आगे जाकर सुरक्षित बाहर निकल आया। इस बीच मध्य प्रदेश के रायसेन से भी एक तस्वीर सामने आई, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। यहां 51 नदी पर बने पुल पर अचानक पानी आ जाने से एक बाइक सवार वहां फंस गया और यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार यह शख्स पुल पार कर रहा था। लहरों के तेज बहाव में फंसने के बाद युवक अपनी बाइक को पकड़े काफी देर तक वहां फंसा रहा। तभी दूसरा युवक उसकी मदद को आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना उफनाती लहरों के बीच जाकर बाइक सवार को बचा लिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाया। क्योंकि पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इंदौर में बीते 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने तो पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जबकि झाबुआ जिले में पिछले 12 घंटों में हुई तेज बारिश के बाद माही डैम के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। यही हाल खरगोन जिले का भी है। यहां नर्मदा नदी पर बाढ़ आने से एक मंदिर बाढ़ में डूब गया, जबकि नदी का पानी अहिल्या किले की दीवार को छू रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे। उन्होंने मधुबनी के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित करके 2024 के चुनाव से पहले पूरे मिथिलांचल को साधने की कोशिश की। इसलिए उनके निशाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहे। नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मानकर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू और नीतीश की सरकार में हर रोज अपराध बढ़ रहे हैं और ये गठबंधन एक बार फिर बिहार को जंगल राज की ओर ले जाएगा। लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का भी जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी ने इस सम्मेलन के जरिए दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ाया। इतना ही नहीं, सम्मेलन में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय को भी विशिष्ट स्थान मिला। G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस के लोग तुष्टीकरण के लिए रामचरितमानस और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं।
इनका एक ही काम है तुष्टीकरण। उन्होंने तंज कसा कि नीतीश कुमार को मालूम है कि देश के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया, इसलिए यूपीए का नाम बदलकर INDIA करवा दिया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। आ रहे तो अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं, बिहार को देने के लिए क्या आ रहे हैं? ना आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, तो इन्हीं कामों में लगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। बिहार के राजगीर की नालंदा यूनिवर्सिटी में आयोजित वैशाली उत्सव के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी करारा तंज कसा और यहां तक कह दिया कि अगर राहुल को प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें चांद पर जाना होगा। मंत्री जी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल जी सनराइज से मून तक पहुंच जाएगा। इससे पहले पटना में भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दिया और विपक्षी गठबंधन को चांद पर भेजने की बात कह दी। इंडी अलायंस का बारे में आप शायद पूछ सकता है, तो मैं इसरो को निवेदन करूंगा एक बड़ा सनराइज बने और सबको घुसा के ऊपर भेज दे, झमेला खत्म। देश से बोझ कम हो जाएगा। बिहार के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचने पर भी हिमंता के कांग्रेस और विपक्ष पर हमले जारी रहे। यहां उन्होंने कांग्रेस को चांद पर सरकार बनाने की सलाह दे दी। ठीक समय ने इसरो ने सनराइज बना लिया, पूरा कांग्रेस पार्टी को हम चंद्र तक भेज दूंगा कि उधर ही जाकर सरकार बनाओ। इस दौरान हिमंता ने विपक्षी गठबंधन और खासकर कांग्रेस को सनातन विरोधी भी करार दिया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जबरदस्त उत्साह देखा गया। साथ ही पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना भी की गई, जिसके लिए मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जुटे लोगों और ब्राह्मणों ने 56 भोग लगाकर पीएम मोदी के लिए हवन पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं, हाथों में प्रधानमंत्री का फोटो लेकर के और 56 भोग लगा करके प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की जा रही है। इस दौरान पूजा में शामिल लोग बेहद उत्साहित नजर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन पे हम काशी की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेके बहुत उत्साहित है। माँ दक्षिणेश्वर काली के प्रांगण में अपने नेता के दीर्घायु होने की कामना के लिए हम लोग ये पूजा पाठ का आह्वान किए हैं। बताया गया कि पीएम मोदी के लिए हर साल वहां पूजा की जाती है। काशी में तो हम लोग जैसे होली और दिवाली मनाते उस तरह की उत्साह चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, और ये हर बार होता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से आए हैं बनारस में, तब से हम लोग इसी तरह से मनाया जाता है। वहीं बीजेपी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पीएम के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम रखे हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कोर्ट में पेश हुए। बृजभूषण सिंह पर आरोप तय करने के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले को देख रही कमेटी ने बृजभूषण सिंह पर लगाए आरोपों को गलत नहीं बताया है। कोर्ट इस मामले में अब 23 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पुणे के इंदापुर तहसील में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में घायल हुए 5 में से 4 और मजदूरों की आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने पेपर लीक मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 सदस्यों बाबूलाल कटारा और शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। कोर्ट से दोनों आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद के सरस्वती विहार इलाके में एक जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त युवक को हार्ट अटैक आया था, जिससे वो ट्रेडमिल पर ही गिर गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक दौड़ते दौड़ते युवक नीचे गिरता है और वहां जिम में मौजूद दूसरे लोग उसे उठाने के लिए पहुंचते हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक में परमाणु हमले करने में सक्षम बमवर्षक विमानों को देखने के बाद किम दिन में रूस के प्रशांत बेड़े में शामिल नौसैनिक पोत का जायजा लेने भी पहुंचे, जहां रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल निकोलाई येवमेनोव ने युद्धपोत की क्षमता और हथियारों के बारे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को बताया। किम रूसी युद्धपोत के कमांड पोस्ट भी गए। उन्होंने वहां मौजूद नेवी के अधिकारियों से बातचीत की, जबकि इस रूसी युद्धपोत से जुड़ी हर जानकारी को ध्यान से सुनते नजर आए। इस दौरान किम के साथ रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी दिखे, जबकि बताया जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्री ने किम को हाइपरसोनिक किंझल भेंट की है। इन मिसाइलों को मिग 31 लड़ाकू विमान के जरिए दागा जाता है।
जानकारों की माने तो रूस और यूक्रेन के बीच सीक्रेट आर्म्स डील को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका हथियारों की डील मामले पर रूस और उत्तर कोरिया को पहले ही सख्त चेतावनी दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए दुनिया भर के नेता न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले 1000 ड्रोन्स ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को अपनी रोशनी से जगमग कर दिया। इन ड्रोन्स ने मैनहट्टन और क्वींस के बीच जगुआर, पक्षी, डॉल्फिन और पेड़ के चमकीले रंगों के आकार बनाए, जिनकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। यही नहीं, इन 1000 ड्रोन्स ने ब्राजील का नक्शा भी बनाया। न्यूयॉर्क के इस ड्रोन शो को प्रोजेक्टिंग चेंज और ईट डिफरेंटली जैसी संस्थाओं ने फंड किया, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। इस ड्रोन शो का मकसद अमेज़न के जंगलों का बचाव करना और लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा संयुक्त राष्ट्र के वक्ताओं में शामिल हैं, जिन्होंने अमेज़न वर्षा वनों की सुरक्षा से जुड़े उपायों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। लिहाजा न्यूयॉर्क में हुए ड्रोन इवेंट में ब्राजील का नक्शा दिखाया गया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत हो गई। गश्ती टीम को जंगल में नाले के करीब बाघ का शव मिला। बाघ की मौत की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस साल अब तक 10 बाघों की मौत हो चुकी है। असम के सिलचर में छात्र की खुदकुशी के बाद एनआईटी कैंपस में हिंसा भड़क गई। छात्रों ने टीचर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कैंपस में जमकर तोड़फोड़ की और वहां खड़ी गाड़ियों पर पथराव किया। एनआईटी प्रशासन ने जांच के लिए इंटरनल कमेटी का गठन किया है। यूपी के मथुरा में एक तेज रफ्तार कार दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 कार सवार समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज बारिश की वजह से यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यूपी के जालौन में टायर के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पाकिस्तान की जनता पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा। वहां की अंतरिम सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, जिससे हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 17 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जिसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए। पाकिस्तान में पेट्रोल 331 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर और डीजल 329 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर की रिकॉर्ड कीमत तक पहुंच गया। कुछ दिन पहले ही कार्यवाहक सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ये 300 के आंकड़े को पार कर गया था। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने दलील दी कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों के कारण सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा कीमतों में संशोधन करने का फैसला किया है। लेकिन रोटी के लिए तरस रही पाकिस्तान की आवाम सरकार की इस दलील से मुतमईन नजर नहीं आ रही। लोगों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। बेचारे अपनी किस्मत और सरकार को कोसने के साथ रोते नजर आए। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि अब आवाम को घरों से बाहर निकलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि सरकार उन्हें अंधे कुएं में धकेल रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। पाकिस्तान के आगे कुआं है और पीछे खाई। अगर वो IMF की शर्तें ना मानकर कीमत नहीं बढ़ाता तो उसे और लोन नहीं मिलेगा। वहीं अगर इसी तरह सरकार कीमतें बढ़ाती रही तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। क्रिकेट एशिया कप के फाइनल से पहले भारत को बड़ा झटका लगा। चोटिल होने के बाद अक्षर पटेल फाइनल मैच की रेस से बाहर हो चुके हैं। बताया गया कि ऑलराउंडर अक्षर पटेल बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल हो गए थे। ये चोट उनकी उंगली, बांह और बाईं जांघ में लगी, इसलिए उनके कवर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया गया है। वॉशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक बॉलर होने के साथ साथ लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। 23 साल के वॉशिंगटन सुंदर ने अब तक भारत के लिए कुल 16 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 29 की औसत से 233 रन बनाए और एक अर्धशतक भी जड़ा। इसके अलावा वनडे में वॉशिंगटन सुंदर के नाम 16 विकेट हैं। अक्षर पटेल का चोटिल होना भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अक्षर भारत की आगामी वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा होने वाले हैं। एशिया कप के बाद क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड कप शुरू होगा। भारत इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और क्रिकेट फैंस टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनते देखना चाहते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी फिलहाल श्रीलंका में है, जहां से हमारे संवाददाता कपिल वशिष्ठ की यह रिपोर्ट देखिए। 20 से ज्यादा देशों में घूमने के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस वक्त श्रीलंका के कोलंबो में है। बड़ा सवाल यही है कि 19 नवंबर को इस ट्रॉफी को कौन उठाएगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते हैं कि रोहित शर्मा ये ट्रॉफी उठाएं, क्योंकि अब भारत को वर्ल्ड कप जीते हुए लंबा अरसा हो गया। 2011 में धोनी ने उठाया था और आईसीसी ट्रॉफी भी हमने 2013 में आखिरी बार जीती थी, तो 10 साल हो चुके हैं ट्रॉफी जीते हुए आईसीसी की। 19 नवंबर को क्या रोहित शर्मा इस ट्रॉफी को उठाएंगे? सबसे बड़ा सवाल
इस वक्त हम कह सकते हैं यही है, 10 टीमें भिड़ेंगी, जिसमें दम होगा वो इस ट्रॉफी को उठा कर ले जाएगा। Zee News.